ठीक है, लेकिन योगेंद्र सर, इनके सर आप भी कुछ पूछेगा, मैं आऊंगा सर आपके पास भी। लेकिन योगेंद्र सर, आम आदमी पार्टी की इस हार को लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत के लिहाज से आप किस तरीके से आंकेंगे? क्योंकि ये कहा जाता था, माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने की जो कुव्वत है वो आम आदमी पार्टी में है, बाकी विपक्ष के कई राजनीतिक दलों के मुकाबले। बीजेपी का विरोध करने का एक मॉडल आम आदमी पार्टी पेश कर रही थी, कह रही थी कि कांग्रेस जैसी पार्टियां गलत काम कर रही हैं, ये देखो ये तो सेकुलरिज्म का सहारा ले रही हैं, सेकुलर बनोगे तो डूबोगे इस देश के अंदर। आप बीजेपी की ही लाइन पे चलते हुए बीजेपी का मुकाबला कीजिए, बीजेपी के चौखटे के अंदर जाके इसी लक्ष्मी, सरस्वती और जय हनुमान हम भी करेंगे, चुनाव के लिए, चुनाव से बाहर करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चुनाव के लिए ये सब करेंगे। और जैसा मैंने कहा, रोहिंग्या के सवाल पे बीजेपी से भी ज़्यादा उछल के बोलेंगे, ये सब करने की। तो आज के चुनाव ने कम से कम ये तो साबित कर दिया है कि ये राजनीति बहुत देर चल नहीं सकती जब तक आप बीजेपी की विचारधारा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखेंगे। दीर्घ काल में इससे आप काम नहीं ले सकते। इसने ये भी दिखाया है कि अगर बीजेपी का विपक्ष पूरी तरह से डिवाइडेड रहेगा तो बहुत देर टिक नहीं सकता। हालांकि ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में 100% कभी भी नहीं थी। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में उनका गठबंधन नहीं था, और मतलब थे लेकिन केवल हाशिए पर ही थे। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का हारना इंडिया गठबंधन के लिए उतनी बड़ी चैलेंज नहीं है। एक मायने में दरअसल कांग्रेस जैसी पार्टियां हो सकता है सुकून लें, क्योंकि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में हार गई, हरियाणा में हार गई, और अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाती तो फिर ये ऐसा सोचा जाता कि ये देखिए कुल मिला के केवल कांग्रेस की प्रॉब्लम है। अब हमें दिख रहा है कि पूरे विपक्ष के लिए एक चुनौती है, और एक बड़ी और गहरी चुनौती। ठीक है, एनके सर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एनके सर। योगेंद्र जी, आमतौर पे आपकी इमेज है कि आप पॉलिटिक्स में रहते हुए भी पॉलिटिक्स की दोषों से, गुणदोषों से परे हैं और बड़ा स्पष्ट एनालिसिस करते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि जब पहला दौर था, जब उन्होंने अपने बजट का जो उस ज़माने में 25,000 करोड़ का होता था, जब शुरू में अरविंद केजरीवाल आए थे, तो बजट का 25% हेल्थ में और 15% एजुकेशन में, इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। जब 5 साल उन्होंने बहुत अच्छी डिलीवरी की और राहत भी दिया, रेवड़ियाँ भी दी, तो उससे जनता मुतासिर हुई, जिसकी वजह से बीजेपी ने हमला और तेज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में बीजेपी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका, और भारत के संविधान का आर्टिकल 239AA, इस तरह एक कच्चा, एक इतना खराब संविधान है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें पाने के बाद भी कोई अधिकार नहीं एक चपरासी भी अपॉइंट करने के। तो इसकी वजह से जो हमले हुए, उसने अरविंद केजरीवाल को क्रिपल कर दिया, जिससे वो डिलीवरी नहीं कर पाए। हाँ, एक करप्शन वाला जो मुद्दा था वो चिपका, बीजेपी सक्सेसफुल रही और वो सही था भी। तो क्या ये भूल रहे हैं आप कि इस एनालिसिस में बीजेपी का जो विंडिक्टिवनेस था, जिसने अरविंद केजरीवाल के पार्टी को 61 सीटों के बावजूद क्रिपल कर दिया, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल डिलीवर नहीं कर पाए। योगेंद्र सर। एनके सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने बार बार कहा है, यहाँ भी दोहरा देता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि सेकेंड टर्म में ही नहीं, पहले टर्म से ही एलजी की भूमिका दिल्ली में बेहद असंवैधानिक रही है। एलजी ने बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया है, और इस वाले एलजी ने तो सारी हद ही क्रॉस कर दी है जब से ये आए हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार को एक तरह से संवैधानिक रूप से दिल्ली में 1/3 शक्तियां तो हमेशा ही केंद्र सरकार के पास रही हैं कानूनी रूप से, लेकिन अवैधानिक, असंवैधानिक तरीके से और 1/3 शक्तियां दिल्ली सरकार की छीन ली गई, और उसके काम पे तमाम तरह की रोक लगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत निष्पक्ष नहीं रही है। जिस तरह का उन्होंने नोटिस दिल्ली सरकार को दिया, कल जो एलजी ने काम किया, ये सब कोई निष्पक्षता के मायने नहीं है। सवाल ये है कि इससे दिल्ली के वोटर पे क्या असर पड़ा। आपको ध्यान होगा, एक बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार होती थी। सरकार दिन रात कहती थी केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है, और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है ये कहने से उसके वोट बढ़ते थे, उसके घटते नहीं थे वोट।
क्या इससे आम आदमी पार्टी का काम क्रिपल हुआ और उसकी वजह से जनता विमुख हुई? मुझे लगता है इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से 2-3 चीज़ें रही। पहला, आप भी जानते हैं एनके सिंह जी, और इस बात को ईमानदारी से कहना चाहिए कि ये जो लिकर स्कैम है ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये स्कैम था। अब इस स्कैम में डायरेक्टली अरविंद का, मनीष का हाथ है कि नहीं है वो एक अलग सवाल है, इसको कोर्ट तय करेगा। लेकिन स्कैम तो हुआ था और जनता को ये चीज़ पता लग जाती है। और ये जो शीश महल वाली बात है, ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री भी ऐसे काम करते हैं, वो मीडिया दिखाता नहीं है, लेकिन एक ईमानदारी के प्लैंक के ऊपर सत्ता में आने वाला मुख्यमंत्री ये काम करता है, जनता की आंख में ये चीज़ें खटकती हैं और फिर बीजेपी के पास क्षमता है उस बात को बार बार दिखाने की, 100 बार दिखाने की। बिल्कुल, ये गलती हुई। दूसरा, एलजी जो कर रहा था उसका एक अलग तरीके से मुकाबला करने की बजाय आम आदमी पार्टी ने उसको हर दिन का ड्रामा बना दिया और दिल्ली की जनता एक तरह से उससे त्रस्त हुई, क्योंकि एलजी की तरफ से एक तरफा पॉलिटिकल व्यवहार हो रहा था, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी? ये सवाल है जिस पे हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन योगेंद्र सर, आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो वो सिर्फ दिल्ली के मतदाताओं की आशा और उम्मीद नहीं थी, देश के एक बड़े तबके की आशा और उम्मीद थी कि देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है। आज की जो टैली है, आपको लगता है कि उन तमाम उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है? अभी आएंगे सर। देखिए, खाली टैली के आधार पे झटका नहीं है। टैली के आधार पे तो इतनी ही बात है कि लोकसभा चुनाव के 15% वोट जो पलट के बीजेपी से आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते थे, वो 15 की बजाय इस बार 6-7 हुए हैं। अपने आप में टैली 2 चुनाव, तीसरे चुनाव में 25 सीट आपको आ जाए, लगभग उतनी ही सीटें जो कि 2013 में आम आदमी पार्टी को आई थी, तो तकनीकी आंकड़ों की दृष्टि से बहुत ख़राब नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब मैं आगे देखता हूँ और इसके परिणाम देखता हूँ, एनके सिंह जी बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि जो लोग आम आदमी पार्टी की टिकट पे जीत के आए हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी में टिकेंगे बावजूद इसके कि वो सत्ता में नहीं है, जबकि बीजेपी की तरफ से हर तरह की तिकड़म खेली जाएगी साम दाम दंड भेद पार्टी को तोड़ने के लिए, तो वो कितनी टिक पाएगी? गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी सफलता दोहरा पाए, ये मुझे संभव नहीं लगता। तो ले देकर दारोमदार केवल और केवल पंजाब पे आ जाएगा कि पंजाब में कैसे टिके, और पंजाब से बहुत अच्छे संकेत नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कुल मिला के इस देश में जो वैकल्पिक राजनीति की एक संभावना खड़ी हुई थी आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले, उस संभावना को झटका लगा है। और उसके लिए बीजेपी की तिकड़म, बीजेपी की आक्रामकता, बीजेपी की असंवैधानिक हरकतें तो जिम्मेवार हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व की जो मूल कमजोरियां रही हैं वो उसके लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। सर, वो अक्सर कहा जाता है कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। लोकसभा में बीजेपी को झटका लगा, सरकार भले बनी हो, लेकिन उसके बाद हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और अब दिल्ली भी जीतती नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कम से कम उनके मनोबल में काफी ज्यादा इजाफा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बीजेपी का? 27 साल के बाद बीजेपी आ रही है दिल्ली में। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, दिल्ली वैसे तो देखने में बहुत छोटा सा राज्य है, वैसे भी बीजेपी बैक सीट से तो दिल्ली को 2/3 तो रूल कर ही रही थी, एलजी के सहारे, तमाम दूसरी चीज़ों के सहारे, केंद्र सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन भी था। लेकिन बीजेपी को टोटल डोमिनेंस चाहिए, उससे कम कुछ काम नहीं चलता। और आज की दिल्ली की जो जीत है वो उस टोटल डोमिनेंस को रीएनफोर्स करती है, उसे मजबूत करती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की आंख की किरकिरी थी, भले ही किरकिरी थी, भले ही सिर्फ एक रेत का दाना था, लेकिन वो आंख में था, वो चुभता था। तो उस किरकिरी को निकाल के बीजेपी की जो पॉलिटिकल टोटल डोमिनेंस का जो अभियान है वो मजबूत होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। और इसलिए लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद रखने वाले, उसका संकल्प रखने वाले लोगों की चुनौती भी बढ़ती है आज के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है सर, 2 सवाल और है मेरे। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनावी जीत हासिल करके एक और बड़ी लकीर उपेक्षा की वो खड़ी कर दी है। वो कह रहे हैं कि 3 साल में हम यमुना को साफ कर देंगे, वो जो तमाम वादे हैं उनको हम पूरा कर देंगे। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी की भी चुनौती बढ़ती है अगले 5 साल में? देखिए, सच्चाई ये है
कि शायद बीजेपी को वोट देने वाले भी जानते हैं कि ना यमुना साफ़ होने वाली है, यमुना साफ़ करना चाहती बीजेपी। आप देख लीजिए गंगा कितनी साफ़ हो गई है, वहाँ तो सरकार है ना केंद्र की और दोनों सरकारें हैं। तो वोट देने वाले भी जानते हैं कि कोई गंगा साफ़ होने वाली नहीं है। वोट देने वाले भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला नहीं है। जब आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई तो बीजेपी क्या ख़त्म करेगी। ये हो सकता है वोट देने वालों की इतनी अपेक्षा ज़रूर रही हो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो रोज़ रोज़ की किचकिच होती है ये ख़त्म हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए पहली चुनौती तो यही होगी कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ जन कल्याण की चीज़ें की थी उन्हें बनाए रखना, खास तौर पर स्कूल में, हेल्थ के मोर्चे पे, इन दोनों पे आम आदमी पार्टी ने पुरानी सरकारों से बेहतर काम किया था, उसे बना के रखना उनके लिए एक चुनौती रहेगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल वो ये कि इन नतीजों को कांग्रेस के लिहाज से आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? कांग्रेस के लिए निराशाजनक नतीजे हैं, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीद थी कि उसको कोई 10-12% वोट आ जाएगा। जीतने बीतने की बात तो कहने की थी, 10-12% की उनकी उम्मीद थी और कांग्रेस को लग रहा था कि मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता उसके साथ आ जाएगा। लेकिन देखिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये, मुस्लिम वोट कांग्रेस के प्रति सहानुभूति भले ही रखे, वोट नहीं देगा जब तक उसे ये नहीं दिखेगा कि दूसरे लोग वोट दे रहे हैं, और वो दूसरे वोट लाने में कांग्रेस असमर्थ रही। कांग्रेस का जो एक पुराना अपना आधार था दलित में, झुग्गी झोंपड़ी में, दिल्ली के गरीब में, उसे पाने में कांग्रेस असमर्थ रही है। और उसके लिए सबक सीधा है, चुनाव से 5 महीने पहले कुछ करने से काम नहीं चलता, आपको 5 साल विपक्ष बनना होगा। हाँ, आम आदमी पार्टी के हारने से अब कांग्रेस के लिए ज़्यादा काम करने की गुंजाइश बनी है, बशर्ते कांग्रेस अगले 5 साल तक लगातार काम कर सके। फिलहाल ये नतीजा निराशाजनक ही माना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और आज के जो ये अभी तक के नतीजे और रुझान हैं दिल्ली के, उनका क्या मतलब है ये दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सर। हमारे साथ एक और खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ राजीव बब्बर साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, अजय उपाध्याय जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज सर, ये जो टैली है आज की, ये भी बता रही है कि जिसे वेलफेयर स्कीम कहिए या फ्रीबीज कहिए वो जारी रहेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो फ्रीबीज जो एग्जिस्टिंग फॉर्म में है उसकी शुरुआत भी दिल्ली से ही हुई थी। जिस समय अरविंद केजरीवाल चुनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई हम 200 यूनिट फ्री देंगे, और कि जो बिजली है वो फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और महिलाओं को हम बस में फ्री ट्रैवल कराएंगे। तो उससे क्या रहा कि फिर उन्होंने समझाया कि देखिए इससे इतने हज़ार रुपये आपके एक महीने में बचेंगे, और अगर पूरे साल का देखें तो ये 12,000, 15,000, 20,000 जो भी वो था अमाउंट था। तो ये फ्रीबी की शुरुआत वहाँ से हुई। फिर उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने बाकी स्टेट्स में उन्होंने जब देखा कि ये तो एक बहुत ही सक्सेसफुल फार्मूला है, तो उन्होंने सीधा कैश जो वोटर हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। लाडली वो बहन योजना या किसी भी नाम से, झारखंड, कर्नाटक, ये हो गया जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये एक सक्सेसफुल फार्मूला हो गया। इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है अनुराग, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपये देंगे हर महीने महिलाओं को, और अगर लेट अस अज्यूम कि 35 लाख महिलाओं ने तो उस समय रजिस्ट्रेशन कराया था, अगर 40 लाख महिलाएं होती हैं तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इसका 10,000 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट एक्सचेकर पर पड़ेगा, हर साल पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने आप में ही गलत है। इसका मतलब है कि आप बाकी डेवलपमेंट के काम कर नहीं पाएंगे। और जैसे शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ था, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, तो वो सारे के सारे काम हो नहीं पाएंगे। नए स्कूल बने, नए हॉस्पिटल बने, वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। और ये चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप फ्रीबीज देते हैं तो ये इसका नंबर बढ़ता रहता है। जैसे अभी उन्होंने बोला 21 से, तो बीजेपी ने बोला तो आप कह रहे हैं ये और बढ़ेगा? ये बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि 5 साल में जो वोटर है उसको आदत पड़ जाती है कि भाई 2100 रुपये तो कुछ और नया चाहिए उसको, और नया करने को है क्या, 2100 को आप 3000 करो, 4000 करो। सर राजीव बब्बर जी हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और राजीव बब्बर जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं
46 सीटें आपको मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में। आपका 27 साल का वनवास खत्म हो रहा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी आपको शुभकामनाएं अब दे देगी, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इस जीत का आधार क्या है? कांग्रेस का सक्रिय होकर चुनाव लड़ना, आम आदमी पार्टी को 5 साल तक काम ना करने देना, या बीजेपी का एग्रेशन से चुनाव लड़ना? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद हम करेंगे, और 27 साल का वनवास कटा, ये बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी ना 2 तारीख को, कि दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि एक बार दिल्ली हमें दीजिए, हम विकास करना चाहते हैं। देखिए, हमारा मॉडल जो है वो विकास का मॉडल है। आज फ्रीबीज की बात ये ज़रूर इन्होंने करी, जब आपको मुफ्त पानी मिलता है ये अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को मुफ्त पानी पी के बच्चे बीमार होते हैं, लोगों को लगा कि ये संभव नहीं है। यमुना आपने साफ़ नहीं करी, सीवर आपने साफ़ नहीं किया, 10 साल तक अराजकता, सिर्फ झगड़ा। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस भी बैठी है और आम आदमी पार्टी भी बैठी है, और मैं खुल के कह सकता हूँ, दिल्ली ने देखा जब ऊपर भाजपा की सरकार थी, नीचे कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर किसी अन्य पार्टी की सरकार थी, नीचे किसी और की सरकार थी, लेकिन इस तरीके की बदतमीजी, अराजकता कभी नहीं हुई। लोगों ने अपने मुद्दों पे संघर्ष किया। राजनीति में जनता यही अपेक्षा करती है कि आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ लड़ें, जमकर अपनी बात करें। लेकिन ये जिस गाली गलौज की बात करते हैं, पूरा 10 साल अरविंद केजरीवाल ने गाली गलौज का काम किया। और मैं अभी बहुत ही मार्मिक बिंदु आपको याद कराना चाहता हूं। जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने जब इंजेक्शन मंगवाए और लगने शुरू हुए, तो इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 15 साल तक इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे। इस तरीके की हल्की जो राजनीति लगातार होती गई, अब उन 2025 में आके वो टोटली एक्सपोज हुए केजरीवाल। और देखिए, केजरीवाल साहब खुद भी ट्रेल कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो चुनाव 100% हार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से दिल्ली ने रिजेक्ट किया है कि आपका ये मॉडल हमें नहीं चाहिए। हमें मोदी की डबल इंजन सरकार चाहिए, जो विकास करेगी, साफ पानी देगी, साफ यमुना देगी, अच्छी सड़कें देगी, और पेंशन भी देगी बुजुर्गों को, और बाकी भी काम करेगी और विकास भी करेगी। हमें वो सरकार चाहिए। हम जनता के इस मैंडेट को हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे समझूंगा। लेकिन अजय उपाध्याय जी, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका शीला दीक्षित मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती थी, एक बार फिर एक और विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पा रहा उसी स्टेट में। अजय उपाध्याय जी। अनुराग जी, आपने ठीक कहा, निराशाजनक है हमारे लिए चुनाव रिजल्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम हमें 7-8 सीटें आएंगी और वोटिंग परसेंट भी ज्यादा आएगा। पर ये भी बात सच है, भाजपा के साथी को मैं बधाई देते हुए कि जनता की अपेक्षाओं पर वो भी खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। जिस तरह आपस में जो विवाद के मुद्दे रहे, अब विवाद नहीं रहेगा। तो दिल्ली की जनता विकास चाहती है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार धोखा देने का काम की, आपस में अहंकार पाल ली, जो मुद्दे थे उन मुद्दों को भटका करके सतही बातों पर आ गई, कहीं ना कहीं जनता को ध्रुवीकरण की बात आई, और जनता जो है आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट करना था। यदि हम खड़ा होते और हम मजबूत होते, हमारे साथ जनता होती। आज उनको आम आदमी पार्टी से किसी न किसी रूप में चाहिए था कि वो मुक्ति लेना चाहती थी। दिल्ली की जनता का विकल्प भाजपा बनी, इसलिए भाजपा को इतना सीट आया है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जरूर इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को सतह पर लाने का, मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी से मेहनत करके फील्ड में एक, लेकिन सर उसका हश्र क्या हुआ? आपका खाता तक नहीं खुला, 2.5%, 2% आपका वोट शेयर बढ़ गया बस केवल। अब आप 6.5% वोट शेयर के साथ हैं। हाँ, अभी 6.5% दिखा रहा है। एवरेज हम मान के चलना है कि 7-7.5 के आसपास से जब आप फाइनल टैली आएगी तो। और इसका अनुराग जी एक लाभ हमको जरूर हुआ है, हमारे वर्कर ने जन मुद्दों पर, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, उनको लाने का काम इस चुनाव में किया। ये दोनों लोग जब गाली गलौज कर रहे थे, एक दूसरे की बखिया उधर रहे थे, जन मुद्दों से भटका रहे थे, कभी कोई जहर का पानी तो कभी जहर मिलाने की बात कर रहा था, हमने मूल मुद्दों को लेकर के आया। और शायद उस मूल मुद्दों के कारण ही अरविंद केजरीवाल का अहंकार टूटा है। भाजपा को जरूर ये जगह मिली है, लेकिन पुष्पेंद्र जी, आप इस बात से सहमत हैं जो कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये जो मैंडेट है ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, ये मैंडेट करप्शन के चार्जेस के खिलाफ है, ये मैंडेट लोगों की सपने को, लोगों की उम्मीदों को तोड़ने के खिलाफ है?
नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं राजीव जी को सुन रहा था, बब्बर साहब को, वो कह रहे थे कि बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ऊपर कोई और सरकार थी, नीचे कोई और सरकार थी। मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ। अरे भैया, हाँ, दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि जब हम सत्ता में आए 2014 में आपकी सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, और तब से आपने कभी एलजी के बहाने, कभी एलजी के माध्यम से हमारे कामों को रोकने की कोशिश की, अड़ंगा डालने की कोशिश करी, कभी और किसी माध्यम से। तो ये तो दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य रहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई जिसने हमको काम करने से रोका। बावजूद इसके हमने बहुत सारे काम किए। हमने जितने प्रॉमिस किए थे, चाहे वो फ्री बिजली का रहा हो, चाहे फ्री पानी लेकिन का रहा हो, पुष्पेंद्र जी, उदित राज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब भी तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब तो इस तरीके की कलेश नहीं होती थी। वो आपके इस विरोध को नौटंकी करार दे रहे थे। तो मैं यही तो बिल्कुल मैं यही बात मैं खुद यही बात कह रहा हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में आप देख लीजिए कि वाजपेयी जी के कार्यकाल को देख लीजिए, उनके व्यक्तित्व को देख लीजिए, और मोदी जी के कार्यकाल को और उनके व्यक्तित्व को देख लीजिए। जो मोदी जी के समय में अनर्थ हो रहा है, ये जो एलजी के थ्रू प्रताड़ित किया जा रहा है दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता के काम रोके जा रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी जो वाजपेयी जी की सरकार थी तो शायद नहीं होता था। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारा ये जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, अवरोध पैदा करना, हमारे काम में अड़ंगे लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगाने तो नहीं लगाने दे रहे हैं, तमाम सारे हमारे काम थे, सब में अड़ंगा लगाया। ठीक है पुष्पेंद्र जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, जरा एक तस्वीर आ रही है वो दिखा दें। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीरें थी। देखिए समर्थक भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से उत्साहित हैं, हाथ में भगवा झंडा लिए, भाजपा के झंडे लिए, किस तरीके से वो उत्साहित है, सुनिए जरा। दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री के साथ। सर, कितना बड़ी जीत आप इसे मानते हैं, क्योंकि 27 साल बाद जो है बीजेपी। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है, और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम आ रही है, पीएम का क्या सेलिब्रेशन रहेगा? देखिए शाम को राष्ट्रीय कार्यालय में। तो वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यकीनन व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए भी एक खुशी का क्षण, क्योंकि 27 साल में बीजेपी के न जाने कितने प्रदेश अध्यक्ष बने और बदले, लेकिन बीजेपी को दिल्ली में जीत नहीं मिली। लेकिन जब वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जीत मिली। हालांकि वो जीत का श्रेय राष्ट्रीय नेतृत्व को दे रहे हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, आज के जो ये नतीजे हैं, इसका असर आने वाले वक्त में आपको नहीं पड़ता कि कांग्रेस को और ज्यादा इससे दिक्कतें आएंगी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? बिहार जैसे स्टेट में जहां आने वाले चुनाव हैं, जहां आप ऑलरेडी बी टीम है, वहां आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी और कम होगी। देखिए जी, अच्छा इस तरह का रिजल्ट है तो भाजपा के लोगों का उत्साह तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बात को स्वीकारना भी होगा हमें। पर यह भी सच है कि जो कई पार्टियों का गठबंधन बना करके अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े दिल्ली में, उसमें कई पार्टियां थी। उत्तर प्रदेश की भी पार्टी थी, बंगाल की भी पार्टी आई थी, और जिस तरह से लगातार नीचा दिखाने का काम वो बाकी लोगों को कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भी तो हश्र दिख रहा है जनता के बीच, इन पार्टियों के बीच। पहली बात। दूसरी बात, हमने किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। हमने लड़ा था कि जनता के मुद्दे कैसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, दिल्ली बेशक एक छोटी राज्य जरूर है पर इसके परिप्रेक्ष्य बड़े हैं, पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, वो मैसेज की बात थी। अरविंद केजरीवाल जी से जो आशाएं थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं टूटी हैं, क्षेत्रीय भाव खत्म हुए हैं, तो इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा। पर बाकी राज्यों के डायनेमिक्स भी अपने अपने हैं। जैसे बिहार की बात अनुराग जी आपने की, आप बहुत ही वरिष्ठ और शुद्धि पत्रकार हैं और बड़ा न्यूट्रल निरपेक्ष भाव से आप बात रखते हैं। सच आप भी जानते हैं, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का हश्र अब यही होगा जो अरविंद केजरीवाल का यहाँ हुआ है। वहाँ की हालत बहुत खराब है, उनसे लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, चाहे वो युवा हो या परीक्षार्थी हो या बाकी समाज के लोग। तो उसका कहीं ना कहीं इस बार बिहार के चुनाव पर भाजपा को भी हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा उनको ढो के चल रही है। दिल्ली की बात अलग थी, बिहार में हमारी लड़ाई इनकम्बेंसी के में रहेगी, उनके विरुद्ध रहेगी। सत्ता में जो है, सत्ता में कौन है? भाजपा बैकअप कर रही है नीतीश कुमार को, तो हमें उनसे लड़ना है, हमें उसका लाभ होगा। और हम वहां इंटेक्ट हैं, आरजेडी और कांग्रेस। ठीक है अजय जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया
चुनाव हार गए जंगपुरा सीट से। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। बीजेपी के तरविंदर सिंह ने चुनाव जीत लिया है जंगपुरा सीट से। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली थी, सीट बदलकर पहुंचे थे जंगपुरा। ये माना जा रहा था कि सेफ सीट है, इसलिए वो वहां पर पहुंचे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन बड़ा झटका लगा है मनीष सिसोदिया को, जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, एक बड़ा चेहरा जिसको हार मिली है। और इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं और अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, ये क्या हुआ? मतलब यहां आप अवध ओझा को फंसा गए जो बेचारे पीछे चल रहे हैं, और वहां भी आपको हार ही मिली। नहीं, देखिए, ये अंत नहीं है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है और ये अंत नहीं है। हमारे लिए एक नई शुरुआत है। जीत हार चलती रहती है, लेकिन जनता के हक की लड़ाई हम रुकने नहीं देंगे। हम और मजबूती से वापसी करेंगे। आपको बताएं, हम दिल्ली की जनता का जो है ये स्वीकार करते हैं, जो उनका आदेश है। लेकिन आपको बताएं कि हमको जिन्होंने वोट दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, हम उनके लिए भी काम करते रहेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। हम आपको बताएं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से हम लड़े और हमने लड़ने का साहस दिखाया। इन्होंने हमें डराया, धमकाया, एजेंसियों का इस्तेमाल किया, हमारे नेताओं को जेल भेजा, लेकिन हमने कोशिश करी कि दिल्ली का कोई काम रुकने ना पाए, और हमने रुकने नहीं दिया। लोकतंत्र में जनता का मत सबसे बड़ा होता है। हम भी इसे पूरी विनम्रता से मैं आम आदमी पार्टी की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लीड है वो देख रहा हूं, केवल एक गोपाल राय आम आदमी पार्टी के संगठन से जुड़ा इकलौता बड़ा नाम जो लीड बनाए हुए हैं, यहां पर गोपाल राय जो नजर आ रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं। वरना क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज का भी इस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, वो भी पीछे चल रहे हैं। मतलब एक के बाद एक जो तमाम आपके बड़े चेहरे हैं, इंक्लूडिंग आतिशी, हर कोई पीछे है। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता का जो फैसला होता है वो सिर माथे होता है, और हम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जनता का फैसला ही है, ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ एक चुनाव नहीं था, एक आंदोलन था। पहली बार नहीं, देखिए, अब इन सब चीजों में जाने का कोई मतलब नहीं है। जनता पार्टी लाइन आ जाए तब तय कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई। संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। लंबे वक्त के बाद दिल्ली में बीजेपी आई है, क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है? एक वजह है मोदी की गारंटी, मोदी पर भरोसा। दिल्ली के लोगों ने 3 बार 14, 19, 24 में 7-7 सीट दी, लेकिन न्यू दिल्ली तो तरक्की कर रही थी, जो एनडीएमसी एरिया था। दिल्ली के लोग चाहते थे कि एनडीएमसी जैसा शासन सब जगह हो। उनको लगा कि अगर मोदी के हाथ में, बीजेपी के हाथ में सरकार जाएगी तो तरक्की होगी। आम आदमी पार्टी जो कही जाती थी कि वो बहुत आम आदमी की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल तो कभी भी आम आदमी नहीं थे, वो तो गजेटेड ऑफिसर थे। उन्होंने तो गजेटेड ऑफिसर आम आदमी का भेष बना के आए थे, और लोगों ने उनको अब एक्सपोज कर दिया। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के अंदर एक पुराना ख्वाब, बुरा ख्वाब हो गई, और दिल्ली में हम जीते हैं। अभी फाइनल तैयारी शहनवाज हुसैन साहब, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, तुरंत लौट रहा हूं। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफ़ी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। तो मनोज सिसोदिया को आप सुन रहे हैं, जो जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। जी शहनवाज हुसैन साहब, आप कह रहे हैं कि इकलौती वजह है
मोदी की गारंटी, लेकिन जो आपके आलोचक है वो कहेंगे कि मोदी की गारंटी तो झारखंड में भी थी, हिमाचल में भी थी, पंजाब में भी थी, वहां क्यों नहीं असर दिखाया? मोदी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देखिए, हम तो देश में सब जगह हमारी गारंटी चलती है। अभी जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुस्सा था, हमने उनको एक्सपोज किया, और जो मोदी की गारंटी उस पर भरोसा था। गारंटी तो कांग्रेस ने भी दिया, उनका मैनिफेस्टो हमसे ज़्यादा वादा कर रहा था, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पर भरोसा करेंगे तो दिल्ली, जो दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और दिल्ली में तरक्की ना हो, ये कैसे हो सकता था? जी, दिल्ली के अंदर भी अब तरक्की हुई है, दिल्ली आगे बढ़ेगी, दिल्ली में सबका वोट मिला है, इसीलिए तो हम लोगों की सीट 50 के करीब हम जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मनीष सिसोदिया का हारना, आतिशी मरलेना भी हारेंगी, अरविंद केजरीवाल भी हारेंगे, उनके ज़्यादातर मंत्री चुनाव हार गए हैं, क्योंकि माहौल बन गया है कि दिल्ली पूरी तरह मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो मोदी की गारंटी बड़ा फैक्टर या अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में करप्शन का मुद्दा बड़ा फैक्टर? मुझे जाना है। शहनवाज हुसैन साहब, आखिरी सवाल, आपका दिन है आज, व्यस्तता आपकी ज्यादा रहेगी। अरविंद केजरीवाल के शासन में करप्शन भी एक मुद्दा था, अरविंद केजरीवाल के शासन का करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा था, और साथ में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी भी एक मुद्दा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।